दोस्तों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लॉ ऑफ एविडेंस के 5003 जो फिफ्थ सेमेस्टर का तीसरा पेपर है उसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की सीरीज। समय नहीं है, हम भी समय नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन का स्टार्ट करेंगे। आपको पता ही है क्या करना है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों फैक्ट, इट मीन्स के तथ्य। देखिए तथ्य को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, कोई भी चीज, चीजों की स्थिति, चीजों का संबंध जिसे महसूस किया जा सकता है, बाह्य तथ्य होते हैं। उदाहरण के लिए जब कुछ चीजों को एक निश्चित तरीके पैटर्न में रखा जाता है तो यह एक तथ्य है। सिंपल सी चीजों को ले लो कि फैक्ट क्या हो सकता है। सिंपल कोई भी चीज ले लो, जैसे कि पेन ले लो। पेन, एक पेन ऐसे रखा हुआ है, 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 एक पेन ऐसे। ठीक है, ये 5 पेन रखे हुए हैं। अब आप ये सोचो कि पांचों के पांचों पेन सीक्वेंस में क्यों रखे हुए हैं। ठीक है, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण है, तो इसको क्या कहेंगे, तथ्य कहेंगे। ठीक है, पांचों पेन किसी ने ऊपर से डाले, ऐसे ही पड़ेंगे, ऐसे ही पड़े हैं, तो उसमें कोई तथ्य नहीं है। लेकिन सीक्वेंस में लगे हुए हैं इस तरह से या फिर इस तरह से लगे हुए हैं, तथ्य है। बड़ी बड़ी सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा इसको बहुत ज़्यादा उससे मत दिमाग से मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग पर लोड मत डालना, बस इजीली समझ लेना। उदाहरण के लिए देखते हैं। देखिए जब कोई व्यक्ति कुछ देखता है या सुनता है तो वह एक तथ्य होता है। किसी व्यक्ति द्वारा बोले गए शब्द एक सच्चाई है। कोई भी मानसिक स्थिति जिसके प्रति कोई भी व्यक्ति सचेत हो तो वो आंतरिक तथ्य है। बाह्य तथ्य और आंतरिक तथ्य, मतलब कोई भी मानसिक स्थिति जिसके प्रति कोई व्यक्ति सचेत हो। कह सकते हैं कि जैसे हम खाना खाते रहते हैं और आप अचानक से देखते हैं हिचकी आने लग जाती है। हिचकी आने से तुरंत पहले ही पता चल जाता है क्या है, तथ्य है। अब इसमें कुछ ऐसे उदाहरण हमने दिए हैं, उनको समझते हैं। तथ्य के, एक व्यक्ति की राय तथ्य है। इंसान के इरादे फैक्ट, तथ्य मतलब कि फैक्ट है, कोई भी इंसान का इरादा। एक व्यक्ति सद्भावनापूर्ण धोखाधड़ी से कार्य कर रहा है, फैक्ट है। किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर शब्दों का चयन करना, फैक्ट है। एक निश्चित समय पर एक निश्चित अनुभूति महसूस करना, फैक्ट है। किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा, फैक्ट है। इट मीन्स के कोई भी ऐसी चीज, ठीक है, जो नॉर्मलाइजेशन से हमें थोड़ा सा बनावटी ओर चलती हो या फिर ऑटोमेटिक कुछ ना हो। जो ऑटोमेटिक है उसमें कोई तथ्य नहीं है, जो ऑर्गेनाइज्ड है वो तथ्य है। समझ में आ गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन है इस सीरीज में दोस्तों, प्रूव्ड। प्रूव्ड का मतलब होता है साबित। देखिए किसी तथ्य को तब साबित किया गया कहा जाता है जब न्यायालय उसके समक्ष मामलों पर विचार करने के बाद या तो इसका अस्तित्व मानता है या इसके अस्तित्व को इतना संभावित मानता है कि एक विवेकशील व्यक्ति को विशेष मामले की परिस्थितियों में इस धारणा पर कार्य करना चाहिए कि इसका अस्तित्व है या नहीं है। मतलब कि कोई भी चीज है, ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे कि सर इससे उसका इसलिए लिंक था कि वो वहां पर था और वो वहां पर था तभी इसने उस चीज को देखा और उसने बताया। तो ये तो हो गया साबित, प्रूव्ड। अब अप्रूव्ड क्या है, मतलब कि अप्रमाणित। साबित का अपोजिट होता है अप्रमाणित। देख किसी तथ्य को तब असत्यापित माना जाता है जब उसके समक्ष मामलों पर विचार करने के बाद न्यायालय या तो यह मानता है कि इसका अस्तित्व नहीं है या इसके गैर अस्तित्व को इतना संभावित मानता है कि एक विवेकशील व्यक्ति को विशेष मामले की परिस्थितियों में इस धारणा पर कार्य करना कि इसका अस्तित्व नहीं है, गलत था। कहने का मतलब यह है, देखिए दो फैक्ट, दोनों चीज़ों को हम पढ़ते हैं, फैक्ट पे आ जाते हैं, फैक्ट तो चलेंगे ही। प्रूव्ड का मतलब यह है यहाँ पर एक हत्या हुई है किसी व्यक्ति की चाकू से। अब यहाँ पर एक चाकू लाया गया है, ठीक है, यहाँ पर एक चाकू लाया गया है बिल्कुल सेम बनावट का, बिल्कुल सेम बनावट का। जिस चाकू से उसके पेट में जो घाव हुआ है उसी लंबाई का, उसी चौड़ाई का, सारा सब कुछ देख लिया है। ठीक है, तो डॉक्टर ने कह दिया फैक्ट है क्योंकि वही चाकू है ये। क्योंकि जो
कलर इसकी जो लंबाई है, चौड़ाई है, जितना ये तेज है उसकी घाव से सेम क्या हो जाता है, प्रूव्ड हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, प्रूव्ड। अब यहाँ से ये यहाँ पर ये तो सबूत था एक, तो यहाँ पर चाकू मिला, प्रूव्ड हो गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर एक और है, चाकू है, ठीक है, यहाँ पर एक और चाकू है। अब क्या है कि वो भी एक चाकू मिलता है, लेकिन क्या है कि इस चाकू पर थोड़ा थोड़ा पेंट लगा हुआ होता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि इस चाकू पर अभी किसी ने पेंट किया हुआ है। चाकू की हत्ती ले लो, चलो चाकू पर तो पेंट नहीं हो, चाकू की हत्ती ले लो कि इस पर किसी ने पेंट किया हुआ है और वो रेड कलर का पेंट हो रहा है, तो अब यहाँ पर ये अप्रूव्ड हो जाएगा, क्योंकि ये कहेंगे ये तो पेंटेड है, ठीक है। अगर इस चाकू से पेंट हुआ होता, इस पेंटेड चाकू से अगर मर्डर हुआ होता तो कहीं ना कहीं तो इस पर थोड़ा बहुत पेंट का निशान होता ना, जो कि नहीं है, और जो अपराधी है उसके हाथ में भी कोई निशान नहीं है, तो इसको अप्रूव्ड करार कर दिया जाएगा। समझ में क्या आ गया दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 4 नंबर वाले क्वेश्चंस हम आपको बता रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है रिलेवेंट फैक्ट, प्रासंगिक तथ्य क्या होते हैं? देखिए, प्रासंगिक तथ्य वे होते हैं जिनकी किसी मुद्दे पर तथ्य को साबित या अस्वीकृत करने के लिए आवश्यकता होती है। मतलब कि कोई भी अगर सबूत है उसको साबित करने की आवश्यकता हो तो उसको रिलेवेंट माना जाएगा, प्रासंगिक तथ्य माना जाएगा। रिलेवेंट या प्रासंगिक को हम महत्वपूर्ण भी कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट। प्रासंगिक तथ्यों को साक्ष्यात्मक तथ्य, फैक्टम प्रोबेंस भी कहा जाता है, ध्यान रखना, फैक्टम प्रोबेंस। अब ये प्रासंगिक तथ्य की जगह पर फैक्टम प्रोबेंस नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान रखना। ये तथ्य मुद्दे में नहीं है, ये पक्षों के बीच विवाद या विवाद का मुख्य मुद्दा नहीं है, बल्कि प्रासंगिक या साक्ष्य संबंधी तथ्य संबंधित तथ्यों के संदर्भ या परिस्थितियों में गहराई से उतरते हैं और उनके बारे में निष्कर्ष निकालने में मदद करते हैं। देखिए, अब इस चीज़ को मैं कैसे बताऊं कि प्रासंगिक, हाँ देख ऐसे बताते हैं। एक व्यक्ति है यहाँ पर, ठीक है, और उसने मर्डर कर दिया, सीधा ही सीधा मर्डर कर दिया। अब इसका एक फ्रेंड है, उससे पूछा जाएगा, हाँ भाई ये कैसा है? कोई भी व्यक्ति उससे जाकर पूछे बताओ कैसा है? अरे यार बहुत गुस्से वाला आदमी है, कोई जरा सा कुछ कहते ना भड़क जाता है, बेमतलब दूसरों से लड़ जाता है। तो अब इसकी ऊपर जो लगा हुआ है ना चार्ज, तो वो रिलेवेंट हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? ये वाला फैक्ट, क्योंकि वहां पर उन्होंने ये बता दिया, हाँ यार वो गुस्से वाला आदमी है, तो क्या है वो तथ्य क्या हो गया? प्रासंगिक हो गया। हाँ यार गुस्से वाला है, हो सकता है इसने मर्डर किया होगा, हो सकता है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया रिलेवेंट फैक्ट। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन तो आपको 4 नंबर में जब आएगा लिखना ही है। एग्जाम्पल आप अपने पास से सेट करेंगे, मैं केवल आपको एग्जाम्पल के बारे में ऐसे ही बता रहा हूं, ठीक है। एग्जाम्पल अपने आप से आप सेट कर सकते हैं। आगे है स्वीकारोक्ति और स्वीकारोक्ति में अंतर। स्वीकारोक्ति क्या है? सीधा यही है। देखिए, स्वीकारोक्ति उन लोगों के बयान जो गवाह नहीं है, मामले के कानूनों के उदाहरण, विशेष परिस्थितियों में दिए गए बयान, ऐसे तथ्य जो विवादग्रस्त तथ्यों के साथ तर्क की एक श्रृंखला बनाते हैं, तीसरे पक्ष की राय और किसी व्यक्ति के चरित्र के बारे में सबूत, सभी ये प्रासंगिक तथ्यों की श्रेणी में आ जाते हैं। अभी हमने बताया ना, किसी दूसरे व्यक्ति से हमने पूछा, उसके फ्रेंड से, मतलब कि वो तीसरा ही हो गया ना। एक पहला तो वो है जो मरने वाला, दूसरा वो है मारने वाला। अब तीसरे व्यक्ति से हमने पूछा कि मारने वाला जो है कैसा है, उसको पहले ये नहीं बताएंगे हम कि इसने कत्ल किया कर, हम तो ऐसे पूछे यार ये लड़का कैसा है? वो कहा अरे सर बहुत गुस्से वाला है, तो बहुत बेकार है सर, ऐसा ही है, तो सैडी कैवेडी का भी किसी से गुस्सा जाता, पक्का इसी ने मारा होगा। फिर समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों कंक्लूसिव। देखिए, कंक्लूसिव प्रूफ को बोलते हैं निर्णायक प्रमाण। देखिए, निर्णायक प्रमाण की सामान्य परिभाषा एक ऐसी स्थिति है जब एक तथ्य स्थापित हो जाता है तो उन तथ्य या स्थितियां इस अधिनियम द्वारा घोषित दूसरे तथ्य या शर्तों का निर्णायक प्रमाण बन जाती हैं। न्यायालय अपने विचार में अन्य सभी तथ्यों को तभी सिद्ध मानेगा जब मामले का एक तथ्य बिना किसी उचित संदेह के सिद्ध हो जाए, और यदि एक तथ्य को सिद्ध करने के आधार पर अन्य तथ्य सिद्ध हो जाते हैं तो न्यायालय अन्य तथ्यों के विपरीत कोई भी साक्ष्य स्वीकार नहीं करेगा, जिसे निर्णायक साक्ष्य माना जाएगा।
मतलब कि दोस्तों कंक्लूजन प्रूफ, वो कंक्लूसिव जो प्रूफ है वो होते हैं कि तुमने 10 प्रूफ रखे, 10 प्रूफ में से ऐसा सबसे अच्छा बेस्ट प्रूफ कौन सा है जो पूरे मामले को बदलने की क्षमता रखता है। क्योंकि केवल एक ही सच्चा और अच्छा प्रूफ चाहिए कि जिससे हम किसी भी व्यक्ति को, उस जिसने मर्डर किया है उसको फांसी दिलवा सकते हैं, जिसने नहीं किया उसको रिहा करवा सकते हैं। ठीक है, और बाकी जितने भी जो उससे रिलेटेड जितनी भी सबूत है ना, वो फिर उसी श्रेणी में उससे जुड़ते चले जाते हैं। आगे बढ़े, उदाहरण के लिए जानेंगे। देखिए, ए और बी की शादी 1 जून को हुई और पति 6 महीने के लिए अपने काम पर घर चला गया। बाद में उसे पता चला कि उसकी पत्नी गर्भवती है। उसने पत्नी को तलाक दे दिया और चुनौती दी कि वह अपनी पत्नी नाजायज को हुए नुकसान का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। मतलब जो बेटा हुआ वो तो नाजायज ही कहलाएगा ना। तो बेटा, और यह भी बताते हैं कि उन्होंने कभी भी अपनी शादी का ख्याल नहीं रखा, क्योंकि शादी के 1 दिन बाद ही उन्होंने अपने काम के लिए घर छोड़ दिया था। लेकिन इस मामले में अदालत निर्णायक रूप में यह मान लेगी कि उसकी पत्नी से पैदा हुआ बेटा वैध है, क्योंकि वह कम से कम 1 दिन के लिए अपनी पत्नी के साथ था और निर्णायक सबूत के विपरीत किसी भी सबूत की अनुमति नहीं देगा, भले भी संभावित सबूत प्रदान करता है। समझ में आ गया? एक ही जरा सी बात तो थी उसमें कि 1 ही दिन, और पूरा केस ही बदल करके रख दिया। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन दोस्तों, हॉस्टाइल विटनेस। हॉस्टाइल विटनेस क्या कहते हैं हिंदी में? शत्रुतापूर्ण गवाह। अब शत्रुतापूर्ण गवाह क्या होता है? देखिए, एक गवाह शत्रुतापूर्ण हो जाता है जब वह उस पक्ष के हित के खिलाफ बयान देता है जिसने उसे बुलाया था। जब किसी पक्ष का अपना ही गवाह अदालत के समक्ष अपने पक्ष में बयान देने से इनकार करता है तो कहा जाता है कि गवाह पक्षद्रोही हो गया है। अब शत्रुतापूर्ण गवाह बनने के कई कारण हो सकते हैं। शायद यही कारण है कि दूसरा पक्ष गवाह को धमका रहा है, या फिर उसे डरा रहता है कि अगर उसने आरोपी के खिलाफ बयान दे दिया तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी, या किसी अन्य कारण से गवाह के मन में खतरे की भावना घर कर जाएगी। अब देखिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो आप सभी को पता होगा, सभी ने मूवी देखी होंगी ना। तो पुराने जो मूवी होती थी उनमें क्या होता था, अब कोई भी मूवी थी, बहुत सारी मूवी ले लो, मेन पॉइंट यही था, उनमें यही होता था कि उन्हें लगता था कि ये गवाह है इनका भाई साहब, और इसने चश्मदीद गवाह है, तो वो क्या करते थे, उसकी बेटी को, उसके बेटा को, किसी को भी किडनैप कर लेते, तो बोलते थे अगर तूने इसके पक्ष में गवाही दे दी तो इसको मार देंगे। तो वो उसके पक्ष में गवाही नहीं देता था, उसके विपक्ष में गवाही दे देता था, जिसके लिए वो गवाही देने जाता था। अब वो मुजरिम को पहचानने से इनकार कर देता था कि नहीं है, कि तुमने देखा था कि नहीं, तुमने पहले तो बोला था कि नहीं नहीं गलत बात है, नहीं था। तो अब क्या हो गया, उससे मुजरिम जो है छूट जाता है, तो क्या हो जाता है, वो हॉस्टाइल विटनेस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, दस्तावेज का अर्थ। देखिए, सामान्य तौर पर दस्तावेज रिकॉर्ड या किसी घटना या चीज को कैप्चर करना है ताकि जानकारी खो न जाए। आमतौर पर एक दस्तावेज लिखा जाता है, लेकिन एक दस्तावेज चित्र और ध्वनि जैसे अन्य रूपों में भी हो सकता है। दस्तावेजों के उदाहरण, यहाँ दस्तावेजों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, बैंक विवरण, वसीयत, कार्य समाचार पत्र के मुद्दे, व्यक्तिगत समाचार पत्र की कहानियां, मौखिक इतिहास, रिकॉर्डिंग, कार्यकारी आदेश और आदि। समझ गए? डॉक्यूमेंट मतलब कि कोई भी ऐसी चीज जिसमें किसी चीज का विवरण हो, किसी भी चीज का विवरण छपा हो या लिखा हो, इस तरह से ये डॉक्यूमेंट या दस्तावेज एक ही चीज होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे है कि दस्तावेज की परिभाषा। देखिए, दस्तावेज को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि एक लिखित, मुद्रित या इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ का टुकड़ा जो जानकारी या साक्ष्य प्रदान करता है या जो आधिकारिक रिकॉर्ड के रूप में कार्य करता है, वो दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3 दस्तावेज को इस प्रकार परिभाषित करती है। दस्तावेज का अर्थ है अक्षरों के माध्यम से किसी भी पदार्थ पर व्यक्त या वर्णित कोई भी मामला, आंकड़े या चिन्ह या उनमें से एक से अधिक साधनों द्वारा उस मामले को रिकॉर्ड करने के उद्देश्य से उपयोग किए जाने का इरादा या जिसका उपयोग किया जा सकता है वो।
देखिए अभी मैं वीडियो जब ऑन करता हूँ स्टार्टिंग में बोलता हूँ कि सर भैया सभी के सभी अपने अपने नोटबुक और पेन निकाल करके रेडी हो जाइए। अब एक नोटबुक निकालते होंगे आप, नोटबुक पे सबसे ऊपर लिखते होंगे टॉपिक कि ये क्लास पढ़ाई जा रही है, यहाँ पे दिनांक लिखते होंगे, ठीक है। उसके बाद में सारी जो यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं उसको नोट करते रहते होंगे। तो अब ये एक पेज पूरा क्या हो गया, डॉक्यूमेंट बन गया। समझ में आ गया? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 7 क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट का, अफवाह साक्ष्य। अफवाह साक्ष्य, देखिए अफवाह साक्ष्य को इंग्लिश में कहते हैं हियरसी, ठीक है, हियरसी। तो अफवाह साक्ष्य का अर्थ है कोई भी जानकारी या कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति से एकत्र करता है या एकत्र करता है जिसे उस तथ्य या जानकारी का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। इसलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह सेकंड हैंड जानकारी है। सामान्य नियम यह है कि सुनी सुनाई बातें अदालत में स्वीकार्य नहीं है। कहने का मतलब है यहाँ पर एक और दो लोग, मतलब दो व्यक्ति हैं, नंबर 1 और नंबर 2, ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। यहाँ से टहलते टहलते चलता चलता 3 भी आ गया। अब तीनों ने इसकी कुछ बातें सुनी, ये बातें कर रहे थे चौथे के बारे में, ठीक है। अब ये तीन ने इन दोनों की बातें सुनी और ये पहुंच गया अब यहाँ पर। अब इन दोनों बातें कर रहे थे कि सपोज कोई ऐसी बात, यही मान लो कि ये बातें कर रहे थे कि 4 जो है वो चोर है, उसने मेरे घर से मेरा पेन चुरा लिया था। अब ये तीसरा गया इसके पास में, इसने इससे बोला अरे यार तू तो चोर है। ये कहा चोर कैसे? अरे वो 2 कह रहा था एक से कि वो तो चोर है, मेरे घर से उसने पेन, कॉपी, पेंसिल, नोटबुक सारी चुरा ली। देखिए अब क्या हुआ, बात यहाँ पर थी, यहाँ पर हुई थी केवल पेन की, यहाँ से 2-3 चीज इसने और बता दी। तो अब इनका प्रत्यक्ष प्रमाण तो है नहीं, लेकिन सुनी सुनाई बातें हैं, तो लेकिन ये अदालत में स्वीकार्य नहीं होती, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंस है, क्या बाल गवाहों को भारतीय कानून के तहत मान्यता प्राप्त है? बाल गवाहों का मतलब बालकों को, बच्चों को। क्या बच्चों को गवाही देना भारतीय कानून के तहत मान्यता है कि वो बच्चे गवाही दे सकते हैं? आपने देखा है क्या कभी अदालतों में छोटे छोटे बच्चों को गवाही देते हुए? चलिए चलते हैं। अधिनियम की धारा 118 के अनुसार कोई भी व्यक्ति अदालत में तब तक गवाह बन सकता है जब तक वह उससे पूछे गए प्रश्नों को समझने और उन प्रश्नों का तर्कसंगत उत्तर देने में सक्षम है। अधिनियम गवाह की न्यूनतम आयु के बारे में कोई नियम नहीं बनाता है, इसलिए एक बच्चा भी इस अधिनियम के तहत गवाह बन सकता है, ठीक है। मतलब कि सीधा सीधा मतलब यह है, अगर वो बच्चा से कुछ पूछा जा रहा है, वो जो क्वेश्चन उससे पूछा जा रहा है वो प्रश्न के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी रखता है और उस पर सोच विचार तर्क कर सकता है, तो वो उत्तर दे सकता है। हालांकि शपथ अधिनियम 1969 की धारा 4(1) के अनुसार 12 वर्ष से कम उम्र के गवाह को शपथ नहीं दिलाई जा सकती। अधिनियम की धारा 118 के तहत कोई भी बच्चा जो योग्यता की परीक्षा पास कर लेता है और समझता है कि उसे सच बोलना है तो वह गवाह के रूप में कार्य कर सकता है। सम्राट बनाम कुशा यामाजी सुतार के मामले में प्रिवी काउंसिल ने माना कि गंभीर प्रतिज्ञान की प्रकृति जैसे मामले पर एक बच्चे की अज्ञानता सामान्य प्रश्नों को समझाने और तर्कसंगत उत्तर देने में समर्थता के बराबर नहीं माना जा सकता। मतलब कि अगर कोई बहुत ही ज़्यादा सीरियस और कंडीशन वाला केस हो और उसमें यह देखा जाए कि केस थोड़ा अटपटा है, इसमें बच्चों की समझ शायद इतनी नहीं होगी, तो उनको गवाह नहीं माना जा सकता। प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, ओरल एविडेंस, मौखिक साक्ष्य। देखिए मौखिक साक्ष्य को साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 59-60 के तहत निपटाया जाता है। मौखिक साक्ष्य को धारा 3 साक्ष्य शीर्षक के तहत परिभाषित किया गया है। क्या परिभाषित किया गया है? यह कि जो बताता है कि सभी बयान जिन्हें अदालत जांच के तहत तथ्य के मामलों के संबंध में गवाहों द्वारा अपने समक्ष दिए जाने की अनुमति देती है या आवश्यक करती है, ऐसे बयानों को मौखिक साक्ष्य कहा जाता है। कहने का मतलब है वो सभी बातें जो अदालत किसी गवाह से अपने सामने बुलवाती है और क्या क्या वो बोलता है, उस सभी बातों में कौन सी उसको सही लगती है कौन सी नहीं, वो सभी जो बातें हैं, और फिर जो अदालत उन बातों को सुनती है और फिर उसके बाद में लिखती है, तो वो मौखिक साक्ष्य कहलाए जाते हैं।
अब मौखिक शब्द स्वयं अपने अर्थ को मुंह से कही गई या व्यक्त की गई बात के रूप में वर्णित करता है। इसलिए जो कुछ भी जांच के संबंध में अदालत में स्वीकार किया जाता है और मुकदमे में बुलाए गए गवाहों द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे मौखिक साक्ष्य कहा जाता है। मतलब अदालत में आकर के जो भी गवाही दे रहा है वो मौखिक मतलब कोई गवाही दे रहा है उसको मौखिक साक्ष्य ही बोलेंगे। मौखिक साक्ष्य में लोगों द्वारा संकेतों और लिखित रूपों द्वारा दिए गए बयान भी शामिल हैं, उन लोगों को शामिल करते हुए जो बोल नहीं सकते हैं। अगर वो बोल नहीं सकते हैं, वो इशारों से अगर अपनी बात को कहते हैं तो वो भी मौखिक साक्ष्य कहलाए जाएंगे। देखिए, प्रत्येक साक्ष्य परीक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उपयोग के संबंध में मौखिक साक्ष्य बढ़ रहा है, मतलब आज के समय में सबसे ज़्यादा मौखिक साक्ष्यों को ही माना जाता है। पहले की तरह इसे डॉक्यूमेंट्री जितना सटीक और स्पष्ट नहीं माना जाता था, लेकिन इसकी आवश्यकता और महत्व में लगातार तेजी से वृद्धि मतलब कि बढ़ोतरी हुई है। मौखिक साक्ष्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक व्यक्ति को उत्तेजित करता है और बताता है कि किसी व्यक्ति ने परीक्षण के समय में क्या देखा, वह क्या कहना चाहता है। मौखिक साक्ष्य को संदर्भित करना तुलनात्मक रूप से आसान है। एक मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा इस बात का महत्व समझाया गया है कि यदि मौखिक साक्ष्य उचित संदेह से परे साबित हो जाता है तो यह सजा सुनाने के लिए पर्याप्त हो जाता है। मतलब कि अगर एक सच्चा कोई जाकर के वहाँ पर बयान दे देता है और वो बिल्कुल सच्चा होता है, अदालत इस बात को मान लेती है, तो वो बयान ही सबसे बड़ा सबूत होते हैं। चलिए, इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन और हमारे इस सेमेस्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक्सपर्ट ओपिनियन इट मीन्स के विशेषज्ञ कौन है। देखिए, विशेषज्ञ वह व्यक्ति होता है जिसे तकनीकी या वैज्ञानिक रूप से प्रशिक्षित या कुशल या ज्ञान, अनुभव या शिक्षा प्राप्त होती है और वह अपने द्वारा देखे गए या दूसरों द्वारा देखे गए तथ्यों से राय और निष्कर्ष निकालने में सक्षम होता है। मतलब कि ये सारे के सारे जो पढ़े लिखे होते हैं ना, वो होते हैं क्योंकि ये इनकी तर्क बुद्धि अच्छी होती है। अगर कोई बातें बताता है तो बातों में से भी वो बातें बना करके उनमें से सबूत ढूंढ लेते हैं और सच्चाई ढूंढ लेते हैं, क्या है क्या नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि हत्या का हथियार अज्ञात है तो अदालत यह स्पष्ट करने के लिए फॉरेंसिक विशेषज्ञ को बुला सकती है। फॉरेंसिक विशेषज्ञ उसमें देखें तुमने, उसमें अरे यार वो CID चैनल है, CID में डॉक्टर सानूके, तो भैया वो यही है फॉरेंसिक विशेषज्ञ। तो उसको बुला सकती है कि हथियार कौन सा था, यह देखते हुए कि चोट प्रासंगिक है, मतलब कि उससे जुड़ी हुई है। इसके अलावा हत्या के हथियार के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली एक विशेष बंदूक पर अद्वितीय चिन्हों के संबंध में एक बैलिस्टिक विशेषज्ञ की राय प्रासंगिक है। समझ में आ गया। मतलब कि जितने भी वो लोग होते हैं जो अपनी राय रखते हैं, बताते हैं कि हाँ ये ऐसे हुआ होगा, इस चक्कू से ऐसे हुआ होगा क्योंकि इसका घाव इतना है, चक्कू भी इतनी लंबाई का ही है, इतनी चौड़ाई का है, तो इसलिए यही इसका सही सबूत हो सकता है। तो ये जो होता है ओपिनियन, ये मायने रखता है। अब इस मामले में हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम अन्य मामले में हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम जयलाल और अन्य ने यह माना कि एक विशेषज्ञ को राय देने के साथ साथ अदालत में जिरह भी करनी होती है क्योंकि विशेषज्ञों के कुछ कार्य भी सौंपे गए थे। विशेषज्ञ साक्ष्य की पूर्वापेक्षाएं रमेश चंद्र अग्रवाल बनाम के मामले में राजैसी हॉस्पिटल लिमिटेड और अन्य अदालत ने एक विशेषज्ञ की राय की कुछ आवश्यकताएं रखी। अदालत ने यह भी कहा कि विशेषज्ञ की राय किसी भी आम आदमी की जानकारी से बाहर है। मतलब कि सपोज करो कि वहाँ पर किसी की मृत्यु हो गई, अब पुलिस ने डॉक्टर को बुला लिया कि भैया बताओ इसकी मृत्यु कैसे हुई होगी, तो वो तो पुलिस ही बता सकती है ना, नहीं पुलिस क्यों बताएगी भैया, वो वही तो, इसीलिए तो पुलिस ने डॉक्टर को बताया, डॉक्टर बताएगा, वो उसका मतलब ट्रीटमेंट करेगा, हाँ तो वही तो बताएगा। चलिए, अब है आवश्यकताएं क्या है इसकी। देखिए, इन ओपिनियन की इनकी आवश्यकता क्यों होती है। नंबर 1, विशेषज्ञ को विशेषज्ञता के मान्यता प्राप्त क्षेत्र में होना चाहिए। मतलब कि जिसको बुला रहे हैं उसको बुला रहे हैं ना इसलिए क्योंकि जिस भी तरह की जानकारी लेनी है वो उस ही क्षेत्र में मास्टर है।
एक राय को विश्वसनीय सिद्धांत का पालन करना चाहिए, विशेषज्ञों को अनुशासन में योग्य होना चाहिए, मतलब कि वो एक अच्छा व्यक्ति होना चाहिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे 10 थे जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और हमने आपको करा दिए हैं। तो आपको क्या करना है, पढ़ना है अच्छे से, पेपर दे के आने हैं मस्त वाले और अच्छे नंबर लेके आने हैं, और फिर आकर के हमें बताना है आपको कि सर आपने जो क्वेश्चंस बताए थे, आपने जो गेसिंग पेपर दिया था, आपने जो पढ़ाया था वो हमारे काम आया या नहीं। हम बेसब्री से इंतजार करते हैं दोस्तों आपका कि वो आप हमें क्या रिव्यू देते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं चाहूँगा आपसे विदा, लेकिन उससे पहले विदाई में हमारे लिए इतना कर दीजिए, ठीक है, कि आपके जो भी विचार चल रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और आप हमसे जुड़ना चाहते हैं न्यू नोटिफिकेशन और अपडेट के लिए तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में नीचे जाओ और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।